गोल्ड प्राइस इन दिल्ली। तो अभी गोल्ड का रेट चल रहा है 95,775 दिल्ली में। तो क्या मुझे इस वक्त गोल्ड खरीदना चाहिए? क्या आपको गोल्ड खरीदना चाहिए? आप में से कई सारे लोग बोलोगे अभी रिसेंटली गोल्ड जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। आप देख सकते हो MCX पर ही ये 1 लाख का मार्क ऑलमोस्ट टच करता करता रह गया। 1 लाख तक गया नहीं था, बट अगर आप फिजिकल गोल्ड लेने जाते तो आपको 1 लाख से ऊपर बढ़ता। अगर आप इस वक्त भी MCX का भाव देखोगे तो 91,700 है। तो ये गूगल बाबा मुझे 95,700 क्यों बता रहे हैं? ये इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? वेल, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन पर जाकर देख सकते हो। बट मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी MCX पर रेट चल रहा होता है, जैसे चल रहा है 91,700, तो प्लस इस पे आप 3% कर लो, ये रफ आइडिया है। तो 94,400 के आसपास आपका भाव होना चाहिए, 400-500 के आसपास। अगर इससे ज़्यादा आपका ज्वेलर दे रहा है तो थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। तो आप 1-2 ज्वेलर पे और भी फ़ोन करके पूछ सकते हो। तो मोटा मोटा 3% जो मैंने लगाया वो आप कह सकते हो कि GST का रेट लगा दिया, क्योंकि आप जो लेने जाओगे आपको महंगा पड़ेगा। बट सवाल ये नहीं है, सवाल ये है ये जो भाव है 95,700, क्या इस पर गोल्ड खरीदना चाहिए? मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। मैंने जब गोल्ड खरीदना शुरू किया था तो 25-30 हज़ार के आसपास गोल्ड का भाव होता था। तब से मैं गोल्ड में अभी तक इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। तो रेगुलर मतलब डेली बेसिस पे कुछ नियम है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं खुद गोल्ड कैसे खरीदता हूं। तो मेरे भी गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, ऑल्दो हमारी जो RBI है उसके भी गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। 97 बिलियन का गोल्ड रिजर्व है हमारी RBI के पास। 97 बिलियन डॉलर्स। 1 बिलियन में कितने पैसे होते हैं? 8,500 करोड़ रुपया इंटू 97। तो खुश हो जाइए, हमारी RBI के पास 8,24,500 करोड़ रुपए का गोल्ड है। बट मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो हमारी इंडियन हाउस होल्ड फीमेल्स के पास होगा, है ना। तो इंडिया के पास वो तो अकाउंटेड है नहीं कि कितना है, बट इंडिया के पास डेफिनेटली गोल्ड काफ़ी ज़्यादा है और गोल्ड में इंडिया में लोग रुचि भी रखते हैं। बट कई सारे सवाल हैं। इतना बड़ा गोल्ड का प्राइस जो हो चुका है, क्या इस भाव पे गोल्ड खरीदना चाहिए? यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि गोल्ड में चल रही है ताबड़तोड़ तेजी, गोल्ड का भाव रुक ही नहीं रहा। अब क्या ये 2 लाख जाके मानेगा क्या? तो अगर हमने नहीं खरीदा तो इसे हम बोलते हैं फोमो। दूसरा होता है फोबी, फियर ऑफ बीइंग इन्वेस्टेड, मतलब आपने ऑलरेडी गोल्ड खरीदा हुआ है और आपको अब डर लग रहा है यार ये इतना बढ़ चुका है, अब ये गिरेगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे एक वैसे सवाल पूछता हूँ और मैं आपको इससे एक साइकोलॉजी पहले देना चाहूँगा, फिर हम बाकी आगे बातें करेंगे। देखो, कोई भी एसेट क्लास के प्राइजेस क्यों बढ़ते हैं, इस पर मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, वो ये कहती है कि जब तक लोग, सप्लाई डिमांड का गेम होता है सारा, जब तक लोग मार्केट में जाके कोई एसेट को बेचेंगे नहीं बहुत स्पीड से, तब तक उसके प्राइजेस में क्रैश नहीं आएगा। तो क्या गोल्ड के प्राइजेस में क्रैश आएगा? आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, क्या आपके घर पर गोल्ड है? आपकी मदर के पास, आपकी वाइफ के पास गोल्ड होगा, थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। इंडिया के अंदर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो हमारी तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जिस पर हमारे पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है पूरे इंडिया का। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब 1 लाख रुपए का ये भाव टच हुआ, क्या आप ज्वेलर के पास गए गोल्ड बेचने? ज़्यादातर हमारे पास जो गोल्ड है इंडिया के पास, या इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर अबाउट 50% गोल्ड जो है वो ज्वेलरी के फॉर्म में। बट सवाल पहला, क्या लोग जब गोल्ड का भाव 1 लाख हो जाता है या यहाँ से और बढ़ेगा तो क्या गोल्ड बेचने चले जाते हैं, या जब गोल्ड का प्राइस गिरता है तो डर के मारे गोल्ड की अपनी ज्वेलरियाँ बेचने चले जाते हैं कि हाय और नुकसान हो जाएगा? आंसर है नहीं। और सेम रियल एस्टेट के अंदर भी होता है। आप जब किसी घर में रह रहे होते हो, आप क्या बार बार उस घर का रेट पता करते हो कि आज 2 करोड़ का है, कल 2.5 करोड़ का हो गया, फिर दोबारा से 1.90 का हो गया? क्या आप ऐसे चेक करते हो? आप नहीं करते। तो कोई भी एसेट क्लास को जब लोग होल्ड करके रखते हैं और बार बार उसके बढ़ने या घटने पर उसे बेचते नहीं है, तभी वो एसेट क्लास ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि सप्लाई लिमिटेड हो जाती है और डिमांड लगातार बढ़ती रहती है। इस वक्त जो गोल्ड की सबसे बड़ी डिमांड आ रही है वो आ रही है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से। सो अगर आप देखोगे गूगल पर तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं ग्लोबली, वो एक्टिवली इंक्रीज कर रहे हैं अपने गोल्ड रिजर्व्स को। पिछले कुछ सालों में, 3 सालों में 1000 टन गोल्ड उन्होंने ऐड किया अपने रिजर्व्स में। और इसमें सबसे ऊपर है पोलैंड, टर्की, फिर इंडिया, चाइना। ये सारे वो देश हैं जो अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं। देखो, अनसर्टेनिटी तो है ही, अभी भी यूक्रेन और रशिया का वॉर पूरी तरीके से रुका नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा टाइम आपने देखा कि जैसे अभी के लिए सीज फायर हो गया है,
तो गोल्ड के प्राइस में आपने छोटा सा ड्रॉप देखा, बट क्या सिर्फ ये इकलौता कारण है जिसकी वजह से गोल्ड गिर रहा है? आंसर है नहीं। सो गोल्ड के बढ़ने और घटने के ऊपर बहुत सारे कारण होते हैं और सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है इंटरनेशनल डिमांड। तो इंटरनेशनल डिमांड की तरफ से गोल्ड के अंदर डिमांड सप्लाई का गेम है, तो गोल्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा और इसे देखकर आपको आज मजा आएगा। तो ये है हमारा गोल्ड और निफ्टी का एक चार्ट कंपैरिजन। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये गोल्ड की लाइन है और ये ऑरेंज कलर की लाइन है ये निफ्टी की लाइन है। तो आपको दिख रहा है ओवर द ईयर्स दोनों बढ़ रहे हैं। कमाल की बात है, लोग ये जानना चाहते हैं कि किसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ज्यादा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 2006 से जो गोल्ड का कैगर है, जो CAGR है वो है 13.99 का, और निफ्टी का जो CAGR है वो है 12.15 का। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि अगर आप मान लीजिए 15,000 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे थे 20 सालों के लिए गोल्ड में, तो लगभग 2006 से अब 2025-26 आप 20 साल लगा लीजिए, तो 13.99 के हिसाब से आपने सिर्फ 36 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते हैं अगर आप SIP कर रहे थे। आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड में भी SIP कर सकते हो। गोल्ड के ETFs की आजकल बहुत डिमांड बढ़ रही है। मैं आपको आज इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि सबसे सस्ता गोल्ड का ETF कौन सा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि अगर आप गोल्ड के ETF में म्यूचुअल फंड में SIP करते तो आपके 36 लाख रुपए इन्वेस्ट होते हैं, बट आज आपके पास गोल्ड होता 1.8 करोड़ रुपीज का। मतलब आपके गोल्ड की वैल्यू होती 1.8 करोड़ रुपीज। बट यहीं पर अगर किसी ने निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता 2006 से ही, तो निफ्टी ने 12.15% की रिटर्न दी है, तो आपके पास होते पूरे 40 लाख रुपए का, 1.4 करोड़ रुपीस। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से भी बेहतर हो गया। वेल ऐसा लॉन्ग टर्म में नहीं है, 2006 से डेटा है। लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक मार्केट ही आउट परफॉर्म करेगी, बट अभी गोल्ड मैसिव रिटर्न्स दे रहा है। पिछले 5 सालों में गोल्ड का जो CAGR है वो 18.73% का है, निफ्टी का 15.52% का है। 10 सालों में 13.14%, निफ्टी 11.71, और 15 सालों के अंदर भी निफ्टी को गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है 12.05, 11.17%। तो गोल्ड पिछले 15 सालों से डोमिनेट कर रहा है। बट क्या आगे करेगा? क्या गोल्ड के अंदर बड़े करेक्शंस आते हैं? चलो ये सब भी आज आपको इस वीडियो के अंदर दिखाते हैं। सो यहाँ पर मैंने गोल्ड के 2 चार्ट खोले हुए थे। एक ये आपको गोल्ड का चार्ट दिख रहा है, आपको एक ये गोल्ड का चार्ट दिख रहा है। फर्क क्या है? ये जो गोल्ड का प्राइस है ये हमारे इंडियन करेंसी के अंदर है और ये USD के अंदर है। बट होता क्या, हमारी इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट करती है तो गोल्ड की रिटर्न्स आपको ज्यादा दिखेंगी। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हमारे पास MCX का डेटा है 2016 से, ठीक है, तो ये 2015 आ गया ऑलमोस्ट। तो 1 अप्रैल 2015 से चलते हैं और यहाँ पर भी 1 अप्रैल 2015 पर चलते हैं। ये रहा 15, ओके, ये रहा 1 अप्रैल, ओके, ये मंथली चार्ट्स हैं। सो मैं बिल्कुल यहीं से गोल्ड की रिटर्न्स कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ, तो मज़ा आएगा आपको। सो नियर अबाउट अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो गोल्ड ने यहाँ पर USD के अंदर जो रिटर्न दिया है वो 196% का दिया है। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे गोल्ड का रिटर्न, तो आपको दिखेगा गोल्ड का रिटर्न कुछ 286%। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए क्योंकि हमारी इंडियन करेंसी भी डॉलर के कंपैरिजन में वीक होती चली जाती है, तो आपको गोल्ड की रिटर्न थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है, ठीक है। अब हम हिस्ट्री में देखते हैं कि गोल्ड के अंदर जो बड़े बड़े फॉल्स आए हैं कितनी बार आए हैं। यार ये डेटा देख के तो आप और हैरान हो जाओगे, क्योंकि मैं खुद देख रहा था कि भाई 50% से बड़े फॉल कितनी बार आए हैं। तो यहाँ पर जो डेटा है ऑलमोस्ट 1970s से है। सो 1970s से गोल्ड बढ़ता चला गया और ये बीच में फिर छोटे छोटे फॉल्स आए हैं, बट जो बड़े फॉल्स आए हैं उन्हें हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो ये जो एक फॉल दिखता है आपको, ये 1973 के अंदर आया था। इस फॉल के अंदर गोल्ड कुछ 28% गिरा था। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हो टॉप से गोल्ड गिरा, ये जो गिरा था ऑलमोस्ट 48% गिरा था। बट उससे पहले एक बहुत ताबड़तोड़ तेजी आई थी गोल्ड में। 48% का पहला करेक्शन आपको यहाँ पर दिखता है, दूसरा करेक्शन आपको यहाँ पर दिखता है, और ये जो करेक्शन है ये ऑलमोस्ट 67% का है, ठीक है। ये सब हम बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, ये 1983 1985 की बातें हैं जो 67% गोल्ड गिर गया। बट हिस्टोरिकली जो कुछ अमेजिंग डेटा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब ये गिर गया और ये बढ़ा नहीं, ये काफ़ी टाइम तक नहीं बढ़ा था। आप अगर देखोगे ये जो रिटर्न्स हैं 2004 के बाद आनी शुरू हुई थी, तो ये जो लाइफ टाइम हाई गोल्ड ने USD के कंपैरिजन में बनाया था ये यहाँ पर जाके तोड़ा। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लोग नहीं बताएंगे, वो ये है कि यहाँ पर जो गोल्ड ने ऑल टाइम हाई बनाया था उस टाइम पर गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था। मतलब जो डॉलर था दैट वॉज बैक्ड बाय गोल्ड।
उसके बाद ये गोल्ड स्टैंडर्ड्स उन्होंने हटा दिए थे, यूएस ने, आपको पता है, उसमें सारी कंट्रीज ने धीरे धीरे करके गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया। तो हम इस डेटा को इतना रेलेवेंट नहीं भी मान सकते, बट उसके बाद ये जो फॉल्स हैं ये सिग्निफिकेंट है ही नहीं। मतलब अगर आप देखोगे तो मुझे जो दिखा कि गोल्ड जो है एक बार यहाँ पर 30% करेक्ट हुआ और फिर ये 45% करेक्शन था, और ये जो करेक्शन है ये जो 2011 में आया था, ऑलमोस्ट ये 2020 मतलब 10 साल गोल्ड की कोई खास रिटर्न्स नहीं थी। ये सिग्निफिकेंट है कि गोल्ड यहाँ पर 45% करेक्ट हुआ। उसके बाद हिस्ट्री के अंदर ये हम 1970 से डेटा देख रहे हैं कि गोल्ड भागता ही जा रहा है। तो यहाँ से हमें सीखने को मिला, मुझे पहली ऑब्जर्वेशन पता है क्या मिली, कि गोल्ड जनरली 10% भी करेक्ट नहीं करता। ऑल्दो वो साइडवेज रह सकता है, बट 10% से लेकर 20% एक हेल्दी करेक्शन जोन है गोल्ड का। तो 10 से 20% गोल्ड करेक्ट कर सकता है। मतलब अगर 1 लाख चला गया तो आप कह सकते हो कि हाँ 80,000 तक आ सकता है, बट क्या उससे नीचे जाएगा? हिस्ट्री के अंदर जो 40-45% के फॉल है वो 90-70 से लेकर अभी तक सिर्फ 3-4 ही है, तो बहुत ज्यादा बड़े फॉल्स नहीं है। और जब फॉल आता है तो उस टाइम पर क्या करना है, ये इस वीडियो का टेक अवे है जो आपको लेकर जाना चाहिए, जिस बेसिस पे मैं खुद गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। देखो, हम इन्वेस्टिंग जो करते हैं, कई सारे लोग इन्वेस्टिंग ऐसा सोचते हैं कि हम एक बार पैसा लगा देंगे और उसके बाद जो भी भाव पे हमने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए आज आपने इस गोल्ड प्राइस पे 95-96,000 पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आप देखोगे यहाँ से प्राइस ऊपर गया नीचे गया। तो ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट को इसी तरीके से देखते हैं, स्टॉक मार्केट में भी लोग इन्वेस्टमेंट को इसी तरीके से देखते हैं, बट मेरा थोड़ा सा नजरिया अलग है। मेरा नजरिया कुछ इस तरीके से है, क्या आप हर महीने पैसा कमाते हो? अगर आप कहोगे, अगर आप वर्किंग हो तो आप कहोगे हाँ, हो सकता है आप अभी स्टूडेंट हो, इन फ्यूचर आप कमाओगे तो क्या आप हर महीने कमाओगे? हाँ जी, हर महीने हमारे को सैलरी आएगी या बिजनेस से इनकम आएगी। जब आपको हर महीने इनकम आ रही है तो आप हर महीने इन्वेस्टिंग के बारे में क्यों नहीं सोचते? अभी मैंने बताया कि अगर आप SIP भी करते, 2006 से भी कर रहे होते, तो भी आपको गोल्ड के अंदर रिटर्न्स अच्छे बन रहे होते, अगर आप कर रहे होते तो। बट ज्यादातर लोग नहीं करते। अगर आप इस वक्त गोल्ड के ETFs देखोगे तो गोल्ड भी कुछ 77-78 रुपीज़ के आसपास है। गोल्ड आप देखोगे, एक गोल्ड का ETF है जो कि सिर्फ 9 रुपए का है। मतलब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसके अंदर SIP भी कर सकते हो। अब गोल्ड के ETF 9 रुपए का भाव है, आप कहते हो मेरे पास 90 रुपए हैं, आप 10 ETF खरीद सकते हो। आप कहते हो मेरे पास 900 रुपए हैं, तो आप 100 ETF खरीद सकते हो। जितना आपके पास पैसा है उस हिसाब से आप ETFs खरीद सकते हो और आप उसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। अच्छा, मेरा रूल क्या है? बड़ा सिंपल सा रूल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी गोल्ड करेक्ट होता है तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। सो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं सिंपली रेड कैंडल्स पे बाय करता हूँ। तो बीच में अगर आप कहोगे कि गोल्ड के अंदर एक करेक्शन आया, ये करेक्शन जो है ये 2024 के अंदर एक बड़ा करेक्शन था। ये करेक्शन क्यों आया था ये आप मुझे प्लीज कमेंट में बताएंगे। सो जो गोल्ड है वो एक दिन में ऑलमोस्ट 5.7% गिरा था, एक दिन में। अगर आप गोल्ड में उत्सुकता रखते हैं तो आपको कमेंट में बताना है कि ये क्यों गिरा था, ठीक है। सो हिंट भी क्यों दूं यार मैं, आप बताओ ना क्यों गिरा था, है ना। थोड़ा कुछ ड्यूटी से रिलेटेड है, ठीक है, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। तो अब ये जो गोल्ड गिरता है इन रेड कैंडल्स पे आई बाय। सो मेरा बड़ा सिंपल सा रूल क्या होता है कि अगर गोल्ड रेट से 1% गिरा है तो मैं 25,000 रुपए का गोल्ड खरीद लेता हूँ। अब रोज तो गोल्ड गिरता नहीं है, पर जब भी गिरता है मैं 25,000 रुपए का गोल्ड खरीद लेता हूँ, एग्जाम्पल है। और अगर गोल्ड 2% गिरता है मैं 50,000 रुपए का गोल्ड खरीद लेता हूँ। अब जो भी आप हर महीने कमा रहे हो, इसी तरीके से आप अपने लिए रूल बना सकते हो कि गोल्ड अगर 1% गिरेगा मैं 1,000 रुपए का खरीद लूंगा, गोल्ड 2% गिरेगा मैं 2,000 का खरीद लूंगा। अब आप ऐसे मल्टीपल, जैसे मैं तो मल्टीपल अकाउंट्स में करता हूँ, मेरे अलग अलग पोर्टफोलियो है, तो उन पोर्टफोलियो में गोल्ड मेरे लिए एक हेज भी होता है। क्योंकि हिस्टोरिकली क्या देखा गया है कि जब भी शेयर मार्केट गिरती है, सो ये निफ्टी के रिटर्न्स है, देखो निफ्टी के रिटर्न्स है, अगर निफ्टी गिरती है तो उस टाइम पे जनरली गोल्ड बढ़ता है। अभी ये देखिए, ये आपको क्लियरली इकोनॉमिक साइकिल समझ आएगा कि जब भी यहाँ पर जो ब्लू कलर की लाइन है निफ्टी की लाइन है और जो येलो लाइन है ये गोल्ड की लाइन है, तो जब भी अनसर्टेनिटी आती है बाजार में गोल्ड का प्राइस शूट अप करता है। तो पोर्टफोलियो में एक हेज के लिए गोल्ड तो होता ही है और गोल्ड की रिटर्न्स भी हैं, और मैं गोल्ड को एवरेज भी करता हूँ, तो इसलिए मेरी गोल्ड की रिटर्न्स काफ़ी अच्छी रहती हैं। और गोल्ड को हम प्लेज करके ट्रेड भी करते हैं, तो हमारा ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम का पार्ट है। अगर आप ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम सीखना चाहते हो तो एक गूगल फॉर्म मिलेगा आपको, फ्री वेबिनार्स होते हैं हमारे, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप गोल्ड के ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, SIP करना चाहते हो गोल्ड के अंदर, तो आप फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आपका जब डीमेट अकाउंट खुल जाएगा तो आप रेफर एंड अर्न करके भी एफिलिएट इनकम अर्न कर सकते हो। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अभी आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा इनकम मुझे चाहिए, तो अगर आप डीमेट
अकाउंट खुलवाएंगे आप रेफर अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो पर अकाउंट लगभग आपको 500-600 रुपये मिल जाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा। अगर आप 10 लोगों को रिकमेंड कर देते हैं आप 5-6 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और डीमेट अकाउंट जब आपके पास है तो आप SIP कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हो, ETF खरीद सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये सब तो आपको बेनिफिट्स मिलते ही हैं। सो लिंक डीमेट अकाउंट का भी डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि अगर हम अपने पोर्टफोलियो में, अगर आप ETF का भी पोर्टफोलियो बनाते हो तो उसमें आप गोल्ड ETF भी रख सकते हो। तो अगर मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी आती है तो गोल्ड के प्राइसेस शूट अप करते हैं। बट एक चीज और है, ऐसा जरूरी नहीं कि अगर मार्केट बढ़ रही है तो गोल्ड नहीं बढ़ेगा। अभी यहाँ पे रिसेंटली हमने क्या देखा, पेंडेमिक के बाद गोल्ड भी बढ़ रहा था और मार्केट भी बढ़ रही थी, तो ये दोनों साथ साथ भी जा सकते हैं। बट वर्स्ट केस के अंदर अगर मार्केट 50% करेक्ट कर जाएगी, जरूरी नहीं कि गोल्ड करेक्ट करे। अब कई सारे लोग इंटरनेट पर बोलेंगे गोल्ड 30% 40% घट जाएगा, किसी को नहीं पता मेरे भाई। अगर उन्हें पता होगा ना, वो गोल्ड के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। सो गोल्ड हमेशा आप समझो हिस्टोरिकली 10 से 20% ज़्यादा करेक्ट नहीं करता है। अभी भी गोल्ड थोड़ा बहुत करेक्ट कर चुका है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग का सोच रहे हो, ये देखो, अगर आप इसके अभी जो इसने हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई से हम देखें तो इसने ऑलमोस्ट 8.5% का लो लगा दिया, विच इज़ फाइन। हमें गोल्ड थोड़ा सा नीचे दिख रहा है और हमें पता है हिस्टोरिकली 10-20% ज़्यादा करेक्ट नहीं करता। रियल केस में हमें देखा 40% का करेक्शन है। तो अगर मार्केट में गोल्ड गिरता हुआ हमें दिखता है, प्राइस गिरता हुआ दिखता है, दैट्स अ टाइम टू एक्यूमुलेट गोल्ड। आपके पास गोल्ड होना अच्छी बात होती है। इंडिया के पास गोल्ड था, इसलिए हम 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस में बच गए। हमने उस टाइम पर, आप देखिए इंटरनेट पर आपको मिलेगा, 47 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेजा था, 20 टन ऑफ गोल्ड हमने स्विस बैंक को भेजा था, क्योंकि IMF से भी जो फंडिंग मिली थी वो भी सफाइस नहीं थी। हम 3 हफ्ते तक कंट्री को नहीं चला सकते थे। हमारे देखो हुआ क्या था 1991 के अंदर, सोवियत यूनियन जो है वो अलग हो गया था। तो दैट वाज द बिगेस्ट रीजन कि जिससे इंडिया को ये सोवियत यूनियन के अलग होने से जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से एक्सपोर्ट के वो सब इफेक्ट हुए थे, तो हम एक क्राइसिस में चले गए थे। तो हम पेमेंट्स में डिफॉल्ट कर सकते थे, तो हमें IMF ने उस वक्त पैसा दिया, जैसे भी पाकिस्तान को दिया ना। बट हमारे पास गोल्ड था, तो हमें $600 मिलियन उस वक्त हमने रेज करे थे। तो उस टाइम पर गोल्ड ने जब इंडिया को बचा लिया, तो हमें और आपको तो बचा ही सकता है। सो कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड यार। हम हर बार गोल्ड को खरीदने के बारे में सोचते हैं, गोल्ड के बढ़ने पर हम बेचने के बारे में नहीं सोचते, इसलिए क्योंकि ये साइकोलॉजिकली मैंने आपको बताया कि ऐसा एसेट है जिसे लोग बढ़ने पर बेचते नहीं है, तो इसके प्राइसेस शूट अप कर सकते हैं इन फ्यूचर में। बाकी टेक्निकल एनालिसिस हम फिर किसी और वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।